सोचिए, आधी रात का वक्त है, बिल्कुल सन्नाटा, और अचानक एक खौफनाक सवाल दिमाग में आता है। जरा उस वक्त की कल्पना कीजिए जब बिग बैंग भी नहीं हुआ था। आखिर तब क्या था? कोई स्पेस नहीं, टाइम नहीं, आवाज नहीं, यहां तक कि अंधेरा भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक सुन कर देने वाला खालीपन। तो फिर उस जीरो में से अचानक ये पूरा यूनिवर्स कैसे निकल आया? किसी ने तो कहा होगा ना कि यहां नथिंग की जगह समथिंग होना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हम फिलॉसफी के उसी सबसे बड़े, सबसे माइंड बेंडिंग सवाल में डुबकी लगाने वाले हैं, जिसके आगे सारी मॉडर्न साइंस भी अपने हथियार डाल देती है। तो चलिए इस डीप कॉन्सेप्ट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अगर ये अर्थ, ये ह्यूमन रेस कभी बनती ही नहीं तो क्या होता? जब हमारा दिमाग इस बारे में सोचने की कोशिश करता है ना, तो अचानक एक ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है। एक अजीब सी घबराहट होती है, पसीना आने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे इंसानी दिमाग को समझ ही नहीं आता कि बिना स्पेस और टाइम के कुछ ना होना आखिर कैसा फील होता है। ये एक डीप एग्जिस्टेंशियल ड्रेड है, अस्तित्व का एक अजीब सा डर जो सीधा ऋतुओं में उतर जाता है। और बस यहीं से पैदा होता है एक बड़ा ही भारी भरकम शब्द, ऑन्टोलॉजी। अब देखिए, किसी कॉलेज की टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे तो यह बस एक ड्राई सी डेफिनेशन लगेगी, द स्टडी ऑफ बीइंग एंड एग्जिस्टेंस। लेकिन असल में ऑन्टोलॉजी कोई बोरिंग सिलेबस नहीं है। ये हमारी वो प्राइमल तड़पती हुई चीख है जो बार बार पूछ रही है कि हम यहां आखिर कर क्या रहे हैं, हमारे होने का सबूत क्या है। यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि इस यूनिवर्स में अपने वजूद को ढूंढने की एक बेहद डेस्परेट कोशिश है। अब यहां एग्जिस्टेंस और बीइंग के बीच क्या फर्क है, इसको एक बहुत ही ब्रिलियंट और थोड़े डरावने एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए सामने एक बल्ब लगा है। वो बल्ब कांच का है, सॉलिड है, जगह घेर रहा है, तो वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन क्या उस बल्ब के अंदर दौड़ रही उस इनविजिबल करंट को देखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। फिर भी वो करंट वहां मौजूद है, वो उसका बीइंग है। हमारी ये जो फिजिकल बॉडी है ना, ये बस वो फ्रिजिलिटी वाला कांच का बल्ब है जो एक दिन टूट जाएगा। लेकिन अंदर की जो कॉन्शियसनेस है, जो अमर करंट है, वो हमारा बीइंग है, जो इस यूनिवर्स के बनने से पहले भी था और बाद में भी रहेगा। और जब वो कांच का बल्ब टूटता है, तब एंट्री होती है फिलॉसफी के सबसे डरावने वर्ड की, नॉन एग्जिस्टेंस, यानी पूरी तरह मिट जाना। ये थॉट ही अपने आप में कितना चिलिंग है ना। सोचिए, आज से ठीक 100 साल बाद दुनिया ऐसे ही चल रही होगी, इंटरनेट चल रहा होगा, लेकिन आज जिंदा हर एक इंसान इस यूनिवर्स की हार्ड ड्राइव से परमानेंटली 100% डिलीट हो चुका होगा। नॉन एग्जिस्टेंस का मतलब कोई गहरी नींद नहीं है। नींद में तो कम से कम सपने आते हैं। ये एक परमानेंट ब्लैकआउट है। ना कोई थॉट, ना पेन और ना ही कोई पीस, सिर्फ एक एंडलेस कुछ नहीं। इसी खौफ को और गहराई से समझने के लिए 20वीं सेंचुरी के जर्मन फिलोसोफर मार्टिन हाइडेगर ने एक बड़ा डीप कॉन्सेप्ट दिया, दासाइन, जिसका सीधा सा मतलब है बीइंग देयर। हम इंसान इस पूरे यूनिवर्स के इकलौते ऐसे जीव हैं जिनके कंधों पर हर वक्त ये डरावना बोझ होता है कि एक दिन मौत आने वाली है। हाइडेगर कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आए हैं, हमें बिना किसी परमिशन के बस यहां फेंक दिया गया है। इसको उन्होंने नाम दिया थ्रोननेस। और सबसे डिस्टर्बिंग बात पता है क्या है? पैदा होने के पहले सेकंड से हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लगातार गिर रहे हैं, अपनी कब्र की तरफ। हर टिक टिक करता सेकंड मौत का एक काउंटडाउन है। तो जब सबकॉन्शियस माइंड में मौत का ये काउंटडाउन चलता रहता है, तो आमतौर पर होता क्या है? हाइडेगर सिखाते हैं कि इस डर से भागने के लिए हम खुद को सोसाइटी के शोर शराबे में डुबा देते हैं। एंडलेस ईएमआईज चुकाना, पागलों की तरह रील स्क्रॉल करना, पॉलिटिक्स पर फालतू की बहस करना या भीड़ का हिस्सा बन जाना। इस पूरे सिस्टम को उन्होंने दसमन या सोसाइटल मैट्रिक्स कहा। असल में ये सोसाइटी का शोर एक पेनकिलर की तरह काम करता है। हम इसका यूज सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि कभी शांति में अकेले बैठकर ये याद ना आ जाए कि हमारा वजूद एक दिन राख होने वाला है। हम एक बिल्कुल फेक उधार की जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भागने से मौत तो रुकने वाली है नहीं। तो सॉल्यूशन क्या है? यहां हाइडेगर ने एक बहुत ही तगड़ा साइकोलॉजिकल हैक बताया। वो कहते हैं कि मौत से भागो मत, बल्कि अपनी मौत की आंखों में आंखें डालकर उसको पूरी तरह एक्सेप्ट कर लो। इसको बीइंग टुवर्ड्स डेथ कहते हैं। जिस मोमेंट ये 100% एक्सेप्ट हो जाता है कि हां, इस कांच के बल्ब को टूटना ही है, उसी सेकंड सोसाइटी की सारी जंजीरें, ईएमआई के टेंशन और लोगों के जजमेंट का डर जीरो हो जाता है। सारे डर खत्म हो जाते हैं और तब शुरू होती है जिंदगी की असली शुरुआत। इसको ऑथेंटिक बीइंग का नाम दिया गया है।
इसके बाद फ्रांस में जॉन पॉल सार्ट्रे नाम के फिलोसोफर ने तो जैसे फिलॉसफी में एक अर्थक्वेक हिला दिया। उन्होंने एक ऐसी लाइन कही जिसने सदियों पुराने बिलीव्स को तोड़कर रख दिया। एग्जिस्टेंस प्रिसीड्स एसेंस, यानी अस्तित्व सार से पहले आता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, एक चाकू बनने से पहले उसको बनाने वाले को पता होता है कि उसका काम सब्जी काटना है, उसका पर्पस पहले से फिक्स्ड है। लेकिन सार्ट्रे कहते हैं कि इंसान कोई चाकू थोड़ी है, हम बिल्कुल एक ब्लैंक कैनवस की तरह आते हैं। कोई प्री प्लान डेस्टिनी नहीं होती, हम पहले बस एग्जिस्ट करते हैं और फिर अपने एक्शन से अपना पर्पस खुद क्रिएट करते हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि सार्त्र के हिसाब से हम आज़ाद होने के लिए श्रापित हैं, कंडेम्ड टू बी फ्री। यहाँ कोई अपर मैनेजमेंट या भगवान नहीं है जिस पर फेलियर का बिल फाड़ा जा सके। हर चॉइस की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपनी है। और जब इस एब्सोल्यूट फ्रीडम का इतना बड़ा पहाड़ सर पर गिरता है ना, तो घबराहट होती है। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए हम जो बहानेबाजी करते हैं, उसको सार्त्रे ने बैड फेथ का नाम दिया। खुद से झूठ बोलना, किस्मत को दोष देना, या ये कहना कि मेरे पास तो और कोई रास्ता ही नहीं था, ये सब बस आज़ादी से भागने का एक कायरता भरा तरीका है। इस एग्जिस्टेंशियल जर्नी को थोड़ा और आगे ले चलते हैं एल्बर्ट कैमू के पास। उन्होंने इंसान और यूनिवर्स के इस अजीब से रिलेशन को एक नया नाम दिया, द एब्सर्ड। एक तरफ हमारे अंदर डीप मीनिंग ढूंढने की एक डेस्परेट भूख है, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल ठंडा साइलेंट यूनिवर्स जिसको हमारी कोई परवाह ही नहीं है। रोज सुबह उठना, काम पर जाना, बिल्स पे करना और एंड में मर जाना। एक ऐसे यूनिवर्स में जो कंप्लीटली इंडिफरेंट है। इंसान की भूख और यूनिवर्स की इस साइलेंस का ये जो ब्रूटल टकराव है ना, बस यही एब्सर्डिटी है। इस मीनिंगलेस लूप को समझाने के लिए कामू ने द मिथ ऑफ सिसिफस का बड़ा ही पावरफुल एग्जाम्पल यूज किया। एक खौफनाक पनिशमेंट जिसमें सिसिफस नाम के आदमी को एक मैसिव पत्थर ढकेल कर पहाड़ की चोटी तक ले जाना है। वो पूरी जान लगाता है, पत्थर ऊपर पहुंचता है और चोटी पर पहुंचते ही पत्थर वापस नीचे घाटी में गिर जाता है। और सिसिफस को यही प्रोसेस एंडलेस टाइम तक रिपीट करनी है। सुनने में बड़ा डार्क लगता है ना? कैमू कहते हैं कि ये सिसिफस और कोई नहीं, हम खुद हैं, जो रोज अपना अपना पत्थर ऊपर ढकेल रहे हैं इस एंडलेस लूप के अंदर। अब जब पता है कि सब कुछ मीनिंगलेस है तो हार मान लेनी चाहिए, है ना? लेकिन नहीं, कैमू ने एक ऐसी लाइन दी जिसने पूरा गेम पलट दिया। उन्होंने लिखा, वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी। भाई, जो इंसान एंडलेस टाइम तक पत्थर ढकेल रहा है वो खुश कैसे हो सकता है? वो इसलिए खुश है क्योंकि जब वो पत्थर वापस नीचे गिरता है तो वो इस साइलेंट यूनिवर्स की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराता है, बिना किसी फॉल्स होप के। अपने उस पत्थर को ढकेलना और इस शून्य के आगे मुस्कुराना ही सबसे बड़ी आज़ादी है, सबसे बड़ा रिबेलियन है। और इसी रिबेलियन को एक्सट्रीम लेवल पर ले गए फ्रेडरिक नीचे। उनकी ये फेमस लाइन शायद हिस्ट्री की सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड लाइन है, गॉड इज डेड। लोग सोचते हैं वो रिलीजन का मजाक उड़ा रहे थे। बिल्कुल नहीं, वो तो डर के मारे एक वार्निंग दे रहे थे ह्यूमैनिटी को। उनका कहना था कि साइंस और मॉडर्न लाइफ ने हमसे वो बना बनाया डिवाइन मीनिंग छीन लिया है, और बिना उस रेडीमेड मीनिंग के सोसाइटी एक ऐसी खौफनाक खाई में गिरेगी जिसे निहिलिज्म कहते हैं, जहां कुछ भी सही या गलत बचेगा ही नहीं। तो देखते हैं कि इसके आगे रास्ता क्या निकलता है। जब आसमान पूरी तरह से खाली हो चुका है तो नीचे के हिसाब से रोने का वक्त नहीं है। यहां जन्म होता है दी ओवरमैन या उबरमेंश का। ये कोई कॉमिक बुक का हीरो नहीं है, ये वो फिलॉसफर है जो यूनिवर्स के इस खाली कैनवस को प्राउडली एक्सेप्ट करता है। उनके मुताबिक इंसान तो बस एक रस्सी है जो एक जानवर और इस ओवरमैन के बीच बंधी हुई है। ओवरमैन वो है जो इस खालीपन से डरता नहीं बल्कि बहादुरी से अपने रूल्स खुद बनाता है और अपना मीनिंग खुद क्रिएट करता है। अब यहां थोड़ा पॉज लेते हैं। अभी तक हमने देखा कि वेस्टर्न फिलॉसफी हमें सिखा रही है कि इस अब्सर्डिटी से लड़ो, मीनिंगलेसनेस के खिलाफ फाइट करो। बस सोचिए, क्या वाकई लड़ने की जरूरत है? यहां हम एक मैसिव पैराडाइम शिफ्ट एक्सपीरियंस करने वाले हैं। यूरोप के हैवी साइकोलॉजिकल स्ट्रगल से निकलकर चलिए चलते हैं मॉडर्न क्वांटम साइंस और एंशिएंट ईस्टर्न फिलॉसफी की दुनिया में, जो बड़ा क्लियरली कहते हैं कि लड़ने जैसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जिसको हम नथिंगनेस समझकर डर रहे थे, असल में वही तो सब कुछ है। इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए क्वांटम फील्ड थ्योरी को देखिए। साइंस ने डिस्कवर किया है कि जिसे हम एम्प्टी स्पेस या वैक्यूम कहते हैं ना, वो एग्जैक्टली खाली नहीं होता। असल में वो एक उबलता हुआ समंदर है,
उस सो कॉल्ड खाली स्पेस के अंदर हर वक्त इन्फिनिट वर्चुअल पार्टिकल्स अचानक से पैदा होते हैं और गायब हो जाते हैं। यानी साइंस खुद कह रही है कि नथिंग कोई डरावना ब्लैक बॉक्स नहीं है, बल्कि ये तो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज और एनर्जी से भरा हुआ एक अल्टीमेट कैनवस है। और कितनी हैरान की बात है कि यही सेम लॉजिक हजारों साल पहले इंडिया में ईशा उपनिषद में लिखा गया था, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। जब हम इसको पढ़ते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स और पुरानी फिलॉसफी बिल्कुल मर्ज हो जाती हैं। इसका बेसिक मतलब ये है कि वो शून्य, वो ट्रुथ अपने आप में इतना कंप्लीट है कि अगर उस इनफाइनाइट में से इस पूरे यूनिवर्स को बाहर निकाल भी लिया जाए ना, तो भी जो बाकी बचेगा वो इनफाइनाइट ही होगा। यानी जो बिल्कुल जीरो लग रहा है वही एक्चुअली पूरा का पूरा एब्सोल्यूट होल है। इस कॉन्सेप्ट को ग्रेट फिलोसोफर एलन वॉट्स बड़ी खूबसूरती से समझाते हैं। वो कहते हैं कि एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, कुछ होना और कुछ ना होना, ये दोनों दुश्मन नहीं हैं। सोचिए, क्या कंप्लीटली खामोशी के बिना म्यूजिक की कोई धुन सुनाई देगी? नहीं। क्या एक ब्लैंक व्हाइट कैनवस के बिना उस पर काली इंक से बनाई हुई कोई ड्राइंग नोटिस होगी? इम्पॉसिबल। तो एग्जैक्टली वैसे ही एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो जो शून्य का ब्लैंक कैनवस है ना, वो बहुत जरूरी है ताकि उस पर एग्जिस्टेंस की ये खूबसूरत पेंटिंग उभर कर आ सके। और अब देखिए, इस पॉइंट पर आके ये पूरा नज़ारिया कितना माइंड ब्लोइंग हो जाता है। इंडियन फिलॉसफी में इस पूरे प्रोसेस को एक बड़ा ही प्यारा नाम दिया गया है, लीला। ये एक कॉस्मिक गेम है। सोचिए, एक ऐसी इन्फिनिट इमॉर्टल एनर्जी है जो खुद के ही साथ हाइड एंड सीक खेल रही है। वो सुप्रीम पावर कुछ वक्त के लिए सब कुछ भूलने का नाटक करती है और खुद को अरबों इंसानों के रूप में फ्रैगमेंट कर लेती है। हमारी आज की टेंशन, एंग्जाइटी, ये सब और कुछ नहीं, बस इस यूनिवर्स का टेम्परेरीली भूल जाना है कि वो खुद कितना पावरफुल है। वो बस 70-80 साल का एक सुपर इमर्सिव वीडियो गेम खेल रहा है। तो फिर आते हैं वापस अपने शुरुआत वाले बल्ब के एग्जाम्पल पर। जब आखिरकार वो कांच का बल्ब टूटेगा, यानी जब इस फिजिकल ईगो और बॉडी की मौत होगी, तो उसके बाद क्या होगा? वो जो अमर करंट है, जो रियल कॉन्शियसनेस है, वो मर नहीं सकती। वो करंट कॉन्फिडेंटली वापस उस इन्फिनिट कॉस्मिक ग्रिड में जाकर मर्ज हो जाती है। मौत का मतलब परमानेंट डिलीट होना नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है इस ईगो का अपने एक सपने से जाग जाना और वापस अपने उसी इन्फिनिट सोर्स में समा जाना। तो इन सब गहराइयों को समझने के बाद आखिर में सवाल हमारे और आपके आगे ही खड़ा है, क्या अभी भी हम बैड फेथ में जीते रहेंगे? सोसाइटी के उस पुराने सेफ मैट्रिक्स के अंदर दड़-दड़ कर छुपे रहेंगे? या फिर नीचे के उस ओवरमैन की तरह इस कॉस्मिक खालीपन की आंखों में देखते हुए बहादुरी से बाहर आएंगे और अपना खुद का एक मास्टरपीस क्रिएट करेंगे? ये यूनिवर्स पूरी तरह से एक ब्लैंक कैनवस है। जिंदगी का मीनिंग कहीं किसी पुरानी किताब में पहले से नहीं लिखा है। ये एक ओपन इनविटेशन है अपना मीनिंग खुद लिखने का। चलिए देखते हैं कि इस कैनवस पर आगे क्या पेंट होता है।